नमस्कार, मेरा नाम है सचिन शर्मा। मैं निकला हूँ एक ऐसे इतिहास को ढूंढने जो किसी अंधेरे में खो सा गया है। हमने अपने इस यात्रा में अभी तक देखा कि यूरोपियन यह मान चुके थे कि सभी यूरोपियन लैंग्वेज हिब्रू से नहीं बल्कि किसी और कॉमन लैंग्वेज से विकसित हुई है। यूरोपियंस अपनी लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा सुपीरियर और सबसे ज़्यादा यूनिक मानने लगे थे, लेकिन जैसे जैसे वह यूरोप से बाहर निकलते हैं उनका सामना होता है अलग अलग लैंग्वेजों से, जिससे वो फिर से सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब उनको यह समझ आ चुका था कि इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले वो अकेले नहीं थे, बल्कि और भी बहुत से लोग थे जो इस इंडो यूरोपियन भाषा को बोलते थे। भारत में इस कहानी की शुरुआत होती है जब 20 मई 1498 में वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत के मालाबार तट के कालीकट में पहुंचता है। इस यात्रा ने भारत में क्रिश्चियन मिशनरियों के लिए रास्ते खोल दिए। आगे हम देखेंगे कि कैसे संस्कृत लैंग्वेज भारत में क्रिश्चियन मिशनरियों से शुरू होकर विद्वानों के बीच से होते हुए आगे राजनीतिक रूप ले लेती है। उन क्रिश्चियन मिशनरियों में से एक मिशनरी थे जिनका नाम था थॉमस स्टीफन। वे 1579 में गोवा में आते हैं और यहाँ पर ईसाई धर्म को फैलाने में लग जाते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिलती। उनको जल्दी यह एहसास हो जाता है कि अगर हिंदुओं को कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले उनके कल्चर को जानना होगा। इसके लिए वे वहाँ के स्थानीय लोगों को आकर्षित करने के लिए वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो कि कोंकण और मराठी थी उनको सीखने में लग जाते हैं। अपनी क्रिश्चियन बुक्स को लोकल लैंग्वेज में लिखने लग जाते हैं। इसी बीच उन्हें भारतीय भाषाओं और यूरोपियन भाषा जैसे ग्रीक और लैटिन के बीच में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं। वह उस समानता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता कि ये भारत भाषा और यूरोपीय भाषा में इतनी समानताएं क्यों मिल रही हैं। आखिर में वे हिंदुओं की नकल करके पुराणों के ही पैटर्न पर एक बुक लिखते हैं जिनका नाम लिखा जाता है कृष्णा पुराण। यह बुक वहाँ के स्थानीय लोगों को आकर्षित करने के लिए वहाँ की लोकल लैंग्वेज कोंकण और मराठी के मिश्रण में लिखी गई थी। कुछ समय बाद 1583 में एक और ट्रेवलर कोचिन आता है जिसका नाम था फिलिपो सेसेटी। उसको संस्कृत और इटली में काफ़ी कुछ समानताएं दिखती हैं, जैसे भगवान को संस्कृत में देवा कहा जाता है और इटली में दियो। जैसे सांप को संस्कृत में सर्फा लिखा जाता है और इटली में सर्पे। गिनतियों में 7 को संस्कृत में सप्ताह लिखा जाता है और इटली में सेटे। 8 को संस्कृत में अष्टा लिखा जाता है और इटली में ओटो। वह इन समानताओं के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसको भी थॉमस स्टीफन की तरह कुछ भी समझ नहीं आता। आगे चलकर थॉमस स्टीफन का एक और साथी जिनका नाम था रोबर्टो दे नोबिली, वे भी अपने साथी थॉमस स्टीफन की तरह लोकल कस्टम और ट्रेडिशन को अपनाकर ईसाई धर्म को फैलाने में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती। उन्हें भी समझ में आ जाता है कि अगर हिंदुओं को कन्वर्ट करना है तो उन्हें कुछ और सोचना होगा। इसके लिए वो रोम से अप्रूवल ले आते हैं, जिसमें एक अनोखी पॉलिसी बनाई गई कि ईसाई धर्म में शामिल लोग हिंदुओं की प्रथाओं को भी मान सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी थी कि ईसाई में कन्वर्ट होने के बाद भी अगर किसी को हिंदुओं की कोई प्रथा माननी है तो वो उसे मान सकता था। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी मिशनरियों को ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। अब उनको यह बात समझ में आने लगी थी कि अगर हिंदुओं को कन्वर्ट करना है तो उन्हें सबसे पहले हिंदू धर्म को जानना होगा। इसके लिए यूरोपियन हिंदुओं के प्राचीन साहित्य को पढ़ने में लग जाते हैं। आगे चलकर एक धर्म उपदेशक जिनका नाम था अब्राहम रोजर, वो 1651 में मद्रास के पुलिकट में हिंदू धर्म को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एक किताब लिखते हैं जिसका नाम था ओपन डोर टू द हिडन हेथेंडम। यह पुस्तक पुर्तगाली में लिखी गई थी और हिंदू धर्म का वर्णन करने वाली
पहली यूरोपियन पुस्तकों में से एक थी। इस पुस्तक के 3 भाग थे। पहले भाग में उन्होंने ब्राह्मणों के जीवन और उनकी रीति रिवाजों के बारे में लिखा, जबकि दूसरे में उनकी आस्था और पूजा का वर्णन था। और इस किताब के तीसरे भाग में भर्तृहरि की कुछ कहावतें प्रकाशित करी। इसी बीच 1653 में पर्शिया यानी कि आज की ईरान में इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के इतिहास में एक घटना घटती है, जो कि हमने अपने पहले एपिसोड में देखा था कि डच स्कॉलर्स मार्कस यूरियस ने यह साबित कर दिया कि पर्शियन लैंग्वेज भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का एक हिस्सा है। और यहाँ भारत में वर्ष 1699 में जोहानन हेक्स लेडेन भारत के मालाबार में आए। उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी और संस्कृत व्याकरण की एक किताब लिखी। ये किताब किसी भी यूरोपीय द्वारा लिखी गई पहली संस्कृत व्याकरण थी, लेकिन यह बुक कभी प्रिंटेड नहीं हो पाई। लेकिन इस व्याकरण ने यूरोपियंस का संस्कृत सीखने का काम आसान कर दिया। हालांकि इसी समय कलकत्ता में अंग्रेजों को भी भारत में अपने पैर जमाने के लिए भारतीयों की भाषा और साहित्य की चिंता होने लगी थी। अंग्रेज ये मान चुके थे कि भारत में अगर लंबा टिकना है तो यहाँ के मूल इलाके की सामाजिक और धार्मिक स्थिति को जानना होगा। इसीलिए 1778 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स प्राचीन भारतीय की सभी कानून की पुस्तकों को इकट्ठा करवाते हैं और उन पुस्तकों को मिलाकर एक पुस्तक का संकलन कराते हैं, जिसका नाम था विवाद अर्णव सेतु। इस पुस्तक में उत्तराधिकार, पारिवारिक कानून आदि के भारतीय कानून से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें थी। अंग्रेजों ने यह पुस्तक संकलित तो करवा ली, लेकिन एक समस्या आ गई। हुआ यूं कि जब इस किताब का काम खत्म हुआ तो अंग्रेजों को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इसे संस्कृत से सीधे अंग्रेजी में अनुवाद कर सके। इसलिए पहले इसका संस्कृत से पर्शियन में अनुवाद करना पड़ा, जहां से इसका अंग्रेजी अनुवाद ब्रासी हाल्डेड ने किया। अब अंग्रेजों ने सोचा कि ऐसे काम तो नहीं चलेगा। इस समस्या को हल करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने चार्ल्स विल्किंस को संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनारस के पंडितों के पास भेजा। 1785 में संस्कृत अध्ययन के तुरंत बाद चार्ल्स विल्किंस ने एक पुस्तक का अनुवाद किया, जो थी हिंदुओं की सबसे पवित्र किताब भगवत गीता। ये भगवत गीता का अनुवाद पहली बार किसी संस्कृत पुस्तक का सीधे किसी यूरोपीय भाषा में अनुवाद था। हालांकि भारतीय साहित्य पर एक और ब्रिटिश काम कर रहे थे, जिनका नाम था विलियम जोन्स, जो 1783 में फोर्ट विलियम्स में न्यायाधीश का पद ग्रहण करने के लिए भारत आए थे। उन्होंने भारत में आने से पहले 6 वर्षों तक एक शिक्षक और ट्रांसलेटर के रूप में काम किया था। इसी बीच उन्होंने पर्शिया यानी आज का ईरान, एंटोलिया यानी कि आज का तुर्की और उन्होंने मध्य पूर्व की भाषाओं पर काफी काम किया था। लेकिन 1783 में भारत आने पर उन्होंने जैसे ही संस्कृत को देखा और पढ़ा, वो दंग रह गए। उन्होंने अपना उत्साह संस्कृत और भारतीय साहित्य के अध्ययन में लगा दिया। एक वर्ष बाद ही यानी कि 1784 में उन्होंने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कर दी, जिसने भारतीय ग्रंथों के प्रकाशन में बहुत सारा काम किया। लेकिन जिस काम के लिए इतिहास में विलियम जोन्स को याद किया जाता है, वह काम था संस्कृत को इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली में शामिल करना। 1786 में एशियाटिक सोसाइटी को दिए गए अपने तीसरे वर्षगांठ के भाषण में उन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया कि जिसे सुनकर पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। वो ऐलान था संस्कृत को इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से जोड़ना। उन्होंने कहा, संस्कृत भाषा चाहे उसकी प्राचीनता कुछ भी हो, एक अद्भुत संरचना वाली है। ग्रीक से अधिक परिपूर्ण, लैटिन से अधिक प्रचुर और दोनों से अधिक उत्कृष्ट रूप से परिष्कृत, तथापि दोनों के साथ क्रियाओं के मूल तथा व्याकरण के रूपों में अधिक घनिष्ठ संबंध रखती है। इस ऐलान के साथ ही एक राजनीति शुरू हो जाती है। एक तरफ तो वह संस्कृत को सबसे यूनिक लैंग्वेज मान रहे थे, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं हुए कि संस्कृत ही वह यूनिक लैंग्वेज हो सकती है जिससे यह सभी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज अस्तित्व में आई हैं, क्योंकि इससे यूरोप का सुपीरियर होने का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता। संस्कृत की यूनिकनेस और गहराई देखकर
उनको यह बात नहीं पच रही थी कि इंडियन लैंग्वेज संस्कृत सभी यूरोपीय लैंग्वेज की जननी हो सकती है। इसके लिए वे इतिहास में एक ऐसी थ्योरी लेकर आए जो आज भी भारत को कांटे की तरह चुभ रही है। यह थ्योरी थी आर्यन इन्वेजन थ्योरी। इसके अनुसार संस्कृत भारत की मूल भाषा नहीं है, बल्कि आर्यंस इसको भारत से भारतीय उपमहाद्वीप पर लेकर आए थे। इस ऐलान ने विद्वानों को संस्कृत का रहस्य जानने के लिए प्रोत्साहित कर दिया। सभी विद्वान अब संस्कृत का रहस्य जानने में लग गए। उन्हीं विद्वानों में से एक विद्वान थे जिनका नाम था हेनरी थॉमस कोलब्रुक। कोलब्रुक 1794 में जब विलियम जोन्स की मृत्यु हुई तो उन्होंने विलियम जोन्स के कार्य को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया, लेकिन उनकी रुचि विलियम जोन्स के विपरीत काव्य सहायता में उतनी नहीं थी जितनी कि इस संस्कृत के रहस्य को जानने में थी। कोलब्रुक संस्कृत के रहस्य जानने के लिए पुरानी से पुरानी पांडुलिपियों को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और उन पांडुलिपियों का एक संग्रह बनाते हैं। यह पांडुलिपि का संग्रह इतना बड़ा था कि उस समय इनकी कीमत लगभग 10,000 पाउंड आंकी गई थी और जिसे उन्होंने इंग्लैंड लौटने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भेंट कर दिया। पांडुलिपियों का यह संग्रह आज लंदन स्थित इंडिया ऑफिस के पुस्तकालय की सबसे मूल्यवान धरोहरों में से एक है। यह घटना उस समय की भारतीय साहित्य के इतिहास की सबसे बड़ी लूट थी। इन पांडुलिपियों ने न जाने अपने अंदर कितना इतिहास समेटे हुए था। इसके बाद विद्वानों को यह लगने लगा था कि संस्कृत की गहराइयों को जानने के लिए कुछ तो ऐसा है जो शायद उनकी नज़र से बहुत दूर है। इस संस्कृत के रहस्यों को सुलझाने की इस यात्रा में कुछ ऐसी चीज का आना बाकी था जिन्होंने इस रहस्य को पूरा ही बदल दिया। वह चीज कुछ और नहीं बल्कि ये थी संस्कृत साहित्य में सबसे प्राचीन, सबसे यूनिक और सबसे पवित्र, जिनको आज हम सभी लोग वेदों के नाम से जानते हैं।